अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा ये शक बिल्कुल ठीक निकला कि उसको भगाया गया है। मैंने ताजी से और भी बहुत सी बातें पूछी। मुझको ये शक हो रहा था कि ताजी को पहले से मालूम था कि मुलजिम जाली पीर है और ताजी उसको जानती थी और उसके साथ ऐशो इशरत करने के वास्ते इस ड्रामे में शामिल हो गई थी। मैंने उस शक को उलट पलट कर देखा, बहुत गौर किया, लेकिन मुझको ये शक सही नज़र न आया और मैंने उसको दिमाग से निकाल दिया। मैंने उस घर के आदमियों और औरतों को बुलाया जिस घर में वो गांव में आते ही ठहरा था। इस घर में भी उसने जो फ्रॉड की वो बड़ी लंबी कहानी है। मैं अगर उसकी नौसरबाजी की कहानी सुनानी शुरू कर दूं तो ये कहीं ख़त्म नहीं होगी। मैंने वो दिन उस गांव में गुजारा और रात को मैं अपने थाने में चला गया। दूसरे दिन इलाके के नंबरदारों और चौकीदारों को बुलाया और उनसे पूछगछ की। मुझको पता चला कि वो 7-8 गांव में फिर गया है और हर गांव में वो 2-2 और बाज़ गांव में 3-3 घरों में ठहरा। ये सब घर उन घरों में से थे जिनके बेटे वगैरह फौज में भर्ती होकर किसी न किसी फ्रंट पर गए हुए थे। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इस इलाके के गुंडे बदमाश उसके साथ हैं, लेकिन मुझको कोई इशारा नहीं मिल रहा था। ये बहुत ही मुश्किल तफ्तीश थी। मैंने इलाके के रजिस्टर्ड बदमाशों, जुराइम पेशा आदमियों को थाने बुलाकर हर तरह से पूछगछ की, लेकिन ज़रा सा भी सुराग न मिला। इस दौरान कोई न कोई नंबरदार 1-2 आदमियों को साथ ले आता और ये आदमी मुलजिम के फरार की एक और कहानी सुना जाता। नंबरदारों से मुझको पता लगा कि कई आदमी इन लोगों की नौसरबाजी का शिकार हुए थे। मैंने नंबरदारों को तंग आकर कहा कि आइंदा वो मेरे पास किसी ऐसे शख्स को ना लाएं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ भी मुलजिम ने धोखा किया है। मैंने कहा कि कोई सुराग मिले तो मुझको बताओ। पुलिस के ज़राए ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे से भी भेद निकाल लाते हैं। ऐसे भी मुखबिर होते हैं जो अपने माँ बाप और सगे भाइयों की भी मुखबिरी करते हैं। मैं जिन दिनों की बात सुना रहा हूँ उन दिनों वारदातें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी कि आज होती हैं। इसी वजह से मुखबरी और सुराग रसानी का काम खुश असलूबी से हो जाता था। और दूसरी वजह अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ जुर्म को बर्दाश्त नहीं करते थे और वो कोताही करने वाले थानेदार को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके बावजूद उस मुलजिम का और उसके साथियों का खुरा खोज नहीं मिल रहा था। इससे मुझको यकीन होने लगा कि मुलजिम किसी और इलाके का था या फिर बहुत दूर का कोई इलाका होगा। मेरे पास मुलजिम की सिर्फ ये निशानी थी कि उसकी एक आंख खराब है। मुझको ये भी मालूम था कि ये मुलजिम अपना हुलिया बदल लेगा, लेकिन वो अपनी खराब आंख को नहीं बदल सकता था। मैंने सोच लिया कि इस केस को अदम पता करार देकर ख़त्म कर दूंगा। कैप्टन की छुट्टी ख़त्म हो गई। रवानगी से एक रोज़ पहले वो थाने में आया। इससे पहले भी वो 2 मरतबा आया था और उसने मुझसे पूछा था कि मुलजिम का सुराग मिला या नहीं। अब आया तो उसने जवाब तलबी के लहजे में मुझसे पूछा कि मुलजिम का सुराग अभी तक क्यों नहीं मिला। मैंने शराफत से उसको बताया कि ऐसे मुलजिम का सुराग लगाना आसान नहीं होता। फिर तुम तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? उसने फौजी रौब से कहा। सुराग लगाना क्यों आसान नहीं होता? इसलिए आसान नहीं होता कि लोग इन मुजरिमों को अपने घरों में रखते हैं और खुदा को भूलकर इनकी इबादत करते हैं, मैंने कहा, और इनको खुश करने के लिए अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों तक को उनके पास भेज देते हैं। फिर शर्मसारी से पुलिस से असल बातें छुपाते फिरते हैं। क्या आपने अपने भाई के घर में तफ्तीश की है कि इस मुजरिम को घर से किसने भगाया है? उसने अपना रोब कायम करने की कोशिश की, जो मैंने 2 और खरी खरी सुनाकर नाकाम बना दी। मैंने उसको ये कहकर चुप करा दिया कि तुम सब लोग इस जुर्म में शरीक हो। हिंदुओं की तरह जिसको देखते हो कि उसके पास शायद कोई गैबी ताकत है तो उसको अपना पैगंबर बना लेते हो। 1 महीना गुजर गया। थाने में सिर्फ यही एक केस नहीं था, और भी केस थे। अदालतों में गवाहों के वास्ते भी जाना पड़ता था। 1 महीना गुजरा तो इस केस में मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जिस तरह जुराइम पेशा लोग, खासकर बड़े डाकुओं और रहज़नों ने इलाके बांटे हुए होते हैं, इसी तरह देहाती इलाकों में पीरों ने भी अपने अपने हलके बनाए हुए होते हैं। अपने इलाके को हर पीर विलायत कहता है। कोई पीर दूसरे पीर की विलायत में नहीं जाता। मैं हैरान था कि एक जाली पीर इस इलाके में फिरता रहा और किसी पीर ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। मुझको बताया गया कि मुलजिम जिन गांव में गया था वहां करीब कोई बड़ा पीर नहीं, कुछ दूर एक पीर है जिसके ये लोग मुरीद हैं। अलबत्ता छोटे छोटे शाह मौजूद हैं।
10-12 दिन मजीद गुजर गए तो मेरे इलाके के एक गांव में लड़ाई हो गई। 2 आदमी ज़रा ज़्यादा ज़ख्मी थे और 3-4 आदमियों को मामूली ज़ख्म आए थे, जिनको पुलिस की ज़बान में खफीफ ज़ख्म कहा जाता है। दोनों पार्टियां आपस में करीबी रिश्तेदार भी थीं। एक दूसरे के पीछे दोनों पार्टियां थाने में आ गईं। अक्सर थानेदारों की कोशिश करते हैं कि ऐसे फरीकों का राजीनामा करा दिया जाए। मैंने भी राजीनामा कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियां गुस्से में थीं। मैंने इनको समझाया कि एक दूसरे के खिलाफ पर्चा कराने का नतीजा क्या होगा, मगर वो समझ नहीं रहे थे। मैंने नंबरदार से रिपोर्ट ली। उसने कहा कि इन लोगों का डराना ज़रूरी है और फिर इनका राजीनामा करा दें। बात मामूली थी, कोई घरेलू झगड़ा था। मैंने जख्मियों को अस्पताल मरहम पट्टी और जख्मियों को डॉक्टर की रिपोर्ट के लिए भेज दिया। वो जब अस्पताल से वापस आए तो मैंने उनको फिर समझाया और इनसे पूछा कि झगड़ा क्या है। दोनों फरीकों ने बढ़ चढ़कर झगड़े की वजह बयान की। मैंने इनको सबक सिखाने के लिए कहा कि अगर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करना ही चाहते हो तो इनकी औरतों को गवाही देने के लिए थाने बुलाऊंगा मैं। इनका झगड़ा घरेलू था। एक जवान लड़की को ससुराल वाले इस वास्ते तंग कर रहे थे कि उसकी औलाद नहीं थी। लड़की ने तंग आकर अपने भाइयों को बताया और भाई ने अपनी बहन के खामिद को ललकारा और दोनों पार्टियों में कुल्हाड़ियां और लाठियां चल गईं। मुझको मालूम था कि ये लोग राजीनामा कर ही लेंगे, लेकिन अपनी नाक की खातिर नहीं मान रहे। मैंने उन लोगों को ये बताने के वास्ते कि थाने में बेइज्जती भी होती है, इन लोगों से कहा कि मुताल्लिका लड़की को, उसकी माँ को और उसकी सास को थाने ले आओ। मैं इनका बयान लेकर मुकदमा दर्ज करूंगा। ये केस मेरे लिए कोई केस नहीं था। पंजाब के इस इलाके में ऐसे केस आते ही रहते थे। चाय पानी के शौकीन छोटे और बड़े थानेदार इस इलाके में बहुत खुश रहते थे। दोनों पार्टियां बढ़ चढ़कर बोलियां लगाती थीं और खिदमत खातिर अलग होती थी। मैं इस मामले में बड़ा ही बुज़दिल था। इस किस्म के बुज़दिल आदमी को शरीफ आदमी कहा जाता है। मैं इस झगड़े के केस को कोई और शक्ल देने के लिए तैयार नहीं था। औरतों को बुलाना रस्मी सी कार्रवाई थी, लेकिन मुझको मालूम न था कि ये झगड़ा मेरे वास्ते बाइस रहमत बन जाएगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने जिन औरतों को तलब किया वो शाम को आईं और मैंने इन्हें दानिस्ता इंतजार में बिठाए रखा। इससे मेरा मकसद ये था कि इससे इन लोगों को इबरत हासिल हो। रात के शायद 8 बज रहे थे। मैंने सबसे पहले उस लड़की को बुलाकर अपने दफ्तर में बिठाया। वो लड़की नहीं, जवान औरत थी। ये दोनों ऊंची जात की थीं। इस औरत का नाम परवीन समझ लें। अच्छे कद काट की औरत थी, बहुत खूबसूरत तो नहीं मगर पुरकशिश थी। ये क्या झगड़ा है परवीन? मैंने उससे पूछा। क्या तुम्हारी सास तुमको इतना ज़्यादा तंग करती है कि मर्दों ने एक दूसरे का खून बहा दिया है? ना जी, परवीन ने जवाब दिया। सास मुझको इस तरह तंग नहीं करती जिस तरह सासें करती हैं। ये मामला कुछ और है। मेरे बच्चा नहीं है, हम में कोई खराबी नहीं है। ये किस्मत की गड़बड़ मालूम होती है। मैं किस्मत के इस हेर फेर से पहले ही परेशान थी कि 1 साल से मेरी सास और मेरी माँ पीरों फकीरों और खानकाहों पर मारी मारी फिर रही हैं और मुझको भी मज़ारों मकबरों की मट्टी खिलाती हैं। हमारे गांव के करीब एक शाह रहता है। उसके मकान के इर्द गिर्द 3-4 और मकान हैं जिनमें इसके रिश्तेदार हैं। पहले हम शाह को इस तरह जानते थे कि वो दवा दारू देता था। अब 4-5 महीने से उसको ये शोहरत मिली है कि उसके कब्जे में जिन्नात आ गए हैं और ये भी है कि वो अपने तावीज़ और दम दुरूद से ऐसी औरतों को भी औलाद करवा रहा है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा भी हो गई थी। मैंने इस शाह को देखा हुआ था। मालूम नहीं ये शख्स मेरे दिल को क्यों बुरा लगता था। कोई 3 महीने हुए मेरी सास मुझे इसके पास ले गई। उसने मुझे भी एक तावीज़ देकर कहा कि इसको पानी में घोलकर पिला दो और उसने 3 रोज़ बाद आने को कहा। मैंने घर आकर तावीज़ पी लिया। 3 दिन बाद मेरी सास उसके पास मुझे फिर ले गई। उसने फिर मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरी दोनों आंखों में फूंके मारी और उसने कहा कि इस लड़की पर साया है और एक गले में बांधने के लिए तावीज़ दिया और एक पीने के लिए तावीज़ दिया। इस लड़की की बातें पुख्ता थीं और इतनी कम उम्र में उसको अपने ऊपर एतमाद था। ये तो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है और नफ्सियात के आलिम भी यही कहते हैं कि दिल और दिमाग में नापाक ख्यालात ना हो, नीयत साफ़ और किरदार पाक हो तो खुद एतमादी और जरूरतमंदी पैदा हो जाती है। और मैंने ये वस्फ इस लड़की में देखा। मैंने इसकी हौसला अफजाई की। इस वजह से वो बेतकल्लुफ़ी से बोलती रही। उसका बयान बहुत लंबा था। मुझको थानेदार की हैसियत से उसके इतने लंबे बयान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं महज ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये सुनता रहा और मैं आपको उसकी मोटी मोटी बातें बताता हूँ। उसका खामिद उसको कहता रहता था कि वो शाह के पास जाती रहे।
वो शाह को ज़रूरत से ज़्यादा मानता था। पहले सास परवीन को साथ लेके शाह के पास जाती थी, फिर शाह के कहने पर परवीन अकेली जाने लगी। शाह उस पर कोई अमल करता था। 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। आखिरकार एक रोज़ परवीन ने शाह को कहा कि उसकी मुराद कब पूरी होगी। अभी तक तो कोई आसार भी नज़र नहीं आए। उसने कहा कि मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ परवीन, तुम मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती हो, इस वास्ते मैं तुमको धोखे में नहीं रखूँगा। दूर दूर तक तुमको कोई ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो किसी औरत को तावीज़ों और फूकों से बच्चा दे दे। ऐसी खुदाई ताकत किसी के पास नहीं। तुम्हारा खामिद और तुम खुद भी ठीक ठाक हो, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा तो तुम्हारी सास तुमको तलाक दिलवा देगी और न पैदा करने का जुर्म तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। मर्द कभी नहीं मानता कि उसमें कोई मसला है। तुमको अगर तलाक मिल गई तो तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। शाहजी, परवीन ने कहा, आप मुझको डरा रहे हैं। मैंने आपको अपना पीर उस्ताद माना है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप शायद मुझे कोई ख़ास बात बताना चाहते हैं। हाँ परवीन, शाह ने कहा, मैं तुमको ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्चा मैं दूंगा तुमको। परवीन ने मुझको बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे शाह ने मेरे दिल में चाकू मार दिया हो। उसको शाह पहले की तरह फिर बुरा लगने लगा। उसने शाह को कहा कि वो अपने खामिद की अमानत में खयानत नहीं करेगी। शाह ने उसको कहा कि जो औरत कहती है कि उसको उसके पीर ने बच्चा दिया है तो ये समझ लो कि ये तावीज़ों का नहीं है। परवीन का दिमाग रोशनी में आ गया। उसने फिर ये कहा कि वो जहर खाकर मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। शाह ने उसको धमकी दी कि वो उसकी बात नहीं मानेगी तो शाह उसको, उसकी सास को और उसके खामिद को कहेगा कि ये लड़की किसी गैबी पीर की बद्दुआई हुई है और इसकी गोद कभी भी हरी नहीं होगी और इस पर जो साया है वो कुछ अरसे बाद पूरे घर को तबाह कर देगा। परवीन की गैरत जाग पड़ी। वो घर आ गई। फिर उसने शाह के पास जाने से इनकार कर दिया। सास और खामिद शाह के पास जाते रहे। परवीन को जाने के लिए भी वो कहते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। जिस तरह अदालत की बहन किसी को बताने से डरती थी कि पीर ने उस पर दस्तराजी की है, इसी तरह परवीन जब देखती थी कि उसकी सास और खामिद शाह को कितनी अकीदत रखते हैं और कितना ज़्यादा उसको चाहते हैं, तो वो इन्हें शाह की असलियत बताने से डरती थी। फिर भी वो अपनी ज़िद पर कायम रही और उसका नतीजा ये हुआ कि सास ने उसको बहुत बुरे ताने देने शुरू कर दिए और उसको तलाक की धमकियां भी दी और खामिद ने भी उसको तंग करना शुरू कर दिया। एक रोज़ परवीन ने खामिद को कह ही दिया कि शाह बहुत बुरा आदमी है और उसने उसको क्या कहा था। खामिद पर यह असर हुआ कि उसने परवीन के मुंह पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा कि शाहजी ठीक ही कहते हैं कि ये लड़की बद्दुआई हुई है। खामिद ने परवीन को हुक्म दिया कि आज ही शाहजी के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। परवीन का दिमाग फिर गया। गुस्से से वो पागल हो गई। उसने पक्का फैसला कर लिया कि वो आज ही रात शाहजी के पास जाएगी और उसे कहेगी कि जो भी वो चाहता है वो करे। खामिद ने उसको कहा कि आज रात ही जाओ। खामिद ने बड़ी हंसी खुशी उसको जाने की इजाज़त दे दी। शाह का घर दूर नहीं था। परवीन ने मुझको सुनाया। मैं रास्ते में रोती जा रही थी। मैं खामिद की सास के डर से या तलाक के खौफ से शाह की बात पूरी करने नहीं जा रही थी, बल्कि मेरे दिल में इंतकाम की आग लग गई थी। शाह का घर करीब आ गया तो मेरे कदम रुक गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे मुंह से फरियाद निकली, या अल्लाह, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है। नीले आसमान वाले, तू देख नहीं रहा तेरे गुनाहगार बंदे क्या कर रहे हैं। खुदा के सिवा मैं और किसके आगे फरियाद कर सकती थी। मैंने फरियाद की, लेकिन अल्लाह मुझको माफ़ करे, मैं तो गुनाह करने जा रही थी। मैंने खुदा को दिल और ज़बान से उतार दिया और मैं शाह के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आस्था से दरवाजे पर 2 मरतबा हाथ मारा। दरवाज़ा शाह ने खोला और गुस्से से बोला, कौन है तू? इस वक्त क्या लेने आया है? मुझको देखकर वो खुश हो गया। मैंने कहा, शाहजी मैं आ गई हूँ। उसने कहा कि मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी। उसने मुझको बाजू से पकड़कर डेवरी में कर लिया और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला, अपना ही बंदा है। डेवड़ी में अंधेरा था। डेवड़ी में एक कमरे का दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। कमरे में लालटेन की रोशनी थी। शाह ने मुझको डेवड़ी में रोककर कहा कि आओ, मैं तुमको एक कमरे में बिठा देता हूँ, वहाँ थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करना। वो डेवड़ी के बाहर वाले दरवाजे की जंजीर चढ़ाने लगा तो मैंने साथ वाले कमरे में देखा। एक आदमी फर्श पर बैठा था और एक बूढ़ा नाई जो हमारे गांव का है, उस आदमी के बाल कैंची से काट रहा था। पहले मैं समझी कि यह आदमी नहीं, औरत है। मैं उसको औरत इस वजह से समझी कि उसके बाल औरतों की तरह लंबे थे। नाई सर के करीब से बाल काटता जा रहा था और लटें गिर रही थीं। मैंने देखा कि बाल कटवाने वाले की दाढ़ी भी लंबी थी। शाह मुझको कंधे पर हाथ रखकर डेवड़ी में से अंदर एक और कमरे में लेकर आ गया। उसने
माची जला कर लालटेन जलाई और कहा कि यहाँ पे बैठो, थोड़ी देर में अभी आता हूँ, और ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरा दम इस तरह घुटने लगा जैसे मुझको मेरे खामिद ने अंधे कुएं में फेंक दिया हो। मुझको इस तरह भी महसूस हुआ कि जैसे मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बेबस हो चुकी थी। मैंने एक बार फिर खुदा को याद किया और रो पड़ी। मेरे दिमाग में बड़ी साफ रोशनी आ गई। मुझे ख्याल नहीं कि मैं वहाँ कितनी देर बैठी रही थी और किस चीज़ ने मुझको धक्का देकर कमरे से निकाला। मैं डेहड़ी में आ गई। कमरे से निकलकर और साथ वाले कमरे का जो दरवाज़ा बंद था, मैं बाहर वाले दरवाजे की जंजीर खोल ही रही थी कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। शाह मुझको देखकर डेहड़ी में आ गया और हैरान होकर पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो। मैंने बड़े आराम से कहा कि अभी आती हूँ, दरवाज़ा खुला रखना। उसने मुझ पर एतबार कर लिया और मैं बाहर आ गई। इस लड़की का दिमाग तो खुदा ने रोशन कर दिया था, लेकिन लड़की ने मेरे दिमाग को भी रोशन कर दिया। इसके बयान से मेरी तवज्जो हट गई। मुझको कुछ और याद आ गया था। उसने अपने बयान में कहा था कि डेवड़ी में एक आदमी बैठा हुआ बाल कटवा रहा था और उसके बाल औरतों की तरह लंबे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। एक बात बताओ परवीन, मैंने उससे पूछा, तुम जब डेवड़ी से निकल रही थी और शाह ने कमरे का दरवाज़ा खोला था तो तुमको वो आदमी नज़र नहीं आया जिसके बाल नाई काट रहा था? हाँ हाँ, परवीन ने कहा। मालूम नहीं वो कौन था। नाई उसके बाल काटकर आपके बालों जितने कर चुका था और अब नाई उसकी दाढ़ी मशीन से मूंद रहा था। एक तरफ से दाढ़ी साफ हो चुकी थी। उसकी एक आंख पर हरे कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। मैंने पूछा। इतनी बारीकी नज़र नहीं आई, परवीन ने जवाब दिया और पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो कोई ख़ास आदमी था? मैंने परवीन से पूछा कि कितने दिन पहले का वाक़या है। उसने सोचकर और याद कर कर बताया। मैंने हिसाब लगाया, 1 महीने से 2-4 दिन ऊपर हो गए थे और ये वही दिन बनते थे जब जाली पीर कैप्टन के भाई अदालत के घर से भागा था। इसके बाद परवीन ने जो बयान दिया वो मैंने बड़ी तवज्जो से नहीं सुना। मुझको आज इतना ही याद है कि उसने घर जाकर अपने खामिद और सास को बताया था कि वो शाह के घर से हो आई है और उसने एक वजीफ़ा बताया है। फिर शाह ने शायद उसकी शिकायत की थी और सास और खामिद ने उसको दोबारा तंग करना शुरू कर दिया था। परवीन ने आखिर तंग आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया कि उसकी सास और उसके खामिद ने उसका क्या हाल कर रखा है। परवीन ने भाइयों को यह भी बताया कि शाह उसको क्या कहता है। भाइयों ने बहन की ज़बान से ये अल्फाज सुने तो उन्होंने उसी वक्त उसके खामिद के साथ जाकर बात की और उसको बेगैरत तक कह डाला। भाई अपनी बहन को अपने घर ले आए और उस पर परवीन के भाइयों और उसके खामिद की लड़ाई हो गई। दोनों तरफ के आदमी निकल आए और लड़ाई बढ़ गई। लड़ाई झगड़े के इस केस को यहीं रहने दें। मैंने उनका राजीनामा करा दिया था। जब परवीन का बयान पूरा हुआ तो मैंने उसके खामिद को, जो दूसरों की निस्बत ज़्यादा ज़ख्मी था, बुलाकर शर्मसार किया और उसको कहा कि मैं उसको उसके शाह की असलियत दिखा दूंगा। मैंने इन सबको गांव चले जाने को कहा और दूसरे दिन आने को कहा। रात के 10:30 बज रहे थे। मेरे दिमाग में ये बात अटक गई थी कि जाली पीर के बाल कंधों से नीचे तक लंबे और स्याह दाढ़ी बताई गई थी और गांव का नाई एक आदमी के बाल काट रहा था। फिर उसने मशीन से उसकी दाढ़ी मूंद दी थी और ये दिन वही थे जब वो जाली पीर भागा था। मैंने परवीन से उस नाई का नाम मालूम कर लिया था। मैंने हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर मैं शाह के गाँव को रवाना हो गया। मुझको मालूम था कि ये 1 महीने से ज़्यादा पुरानी बात है, वो आदमी नहीं मिल सकेगा। उसकी ये निशानी भी थी कि उसकी एक आंख खराब थी जो परवीन नहीं देख सकी थी। फिर भी मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि ये वही आदमी है। इतने लंबे बाल और दाढ़ी मूंदना बेमायनी नहीं था। शाह का गांव ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचे तो गांव के कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। नंबरदार को जगाया और उसे नाई का नाम बताकर कहा कि उसे जगा लाए। लड़ाई वाली पार्टियां हमारे पीछे पीछे गांव में पहुंची। एक बूढ़ा नाई नंबरदार के साथ दौड़ता हुआ आया और उसने दोनों हाथ माथे पर रखकर सलाम किया। मैंने उसको कहा कि 1 महीना पहले उसने शाह के घर रात को एक आदमी के बाल काटे और दाढ़ी मूंदी थी। ना हुजूर, उसने कहा, मैंने तो किसी के बाल नहीं काटे। मेरे बड़े ही ज़ोरदार थप्पड़ ने उसका जवाब पूरा न होने दिया। थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था और वो पीछे की तरफ जा पड़ा। नंबरदार ने मुझको खुश करने के वास्ते नाई को बड़े ज़ोर ज़ोर से ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और उसको कहा, झूठ बोलता है, उठाओ इसको। मैंने कहा, मेरे सामने खड़ा करो। वो मेरे सामने आया तो मैंने उसको कहा कि पहले ये बता कि तूने झूठ क्यों बोला है। देख मैं तेरी हड्डियाँ किस तरह तोड़ता हूँ। हुजूर, बूढ़े नाई ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, शाह जी मेरे पीरो मुर्शिद हैं, मैं उनकी बद्दुआ से डरता हूँ। उन्होंने मुझको 1 रुपया भी दिया था और कहा था कि किसी को नहीं बताना कि तुमने मेरे घर में किसी के बाल काटे थे। उन्होंने मुझको मेरे घर से बुलाया था। मैं इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था।
मेरे पूछने पर उसने बताया कि उस आदमी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थीं और उसके कपड़े सफ़ेद थे। जब तुम उसके बाल काट रहे थे तो वो और शाह क्या बातें कर रहे थे, मैंने पूछा। वो ज़्यादातर खामोश रहे थे, बूढ़े ने जवाब दिया। वो इस तरह बातें करते थे कि मुझको तो इन बातों का सरपेन नहीं मिलता था। शाहजी ने उससे कहा था कि फजर की अजान से पहले निकल जाना। उस आदमी ने कहा था कि बला टल गई है, अब कोई फिक्र नहीं। उसके सर और दाढ़ी के बाल कहाँ फेंके थे, मैंने पूछा। मैंने बाल अपने कपड़े में इकट्ठे किए तो शाहजी ने कहा कि बाल इस कपड़े में बांधकर मुझे दे दो। बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने बाल उसको दे दिए थे। फिर शाहजी ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मैंने अपने आदमियों को, नंबरदार, चौकीदार और बूढ़े नाई को साथ लिया और शाह के घर को चल पड़ा। मैंने सबको पीछे रोककर बिठा दिया और नंबरदार को कहा कि वो शाह के दरवाजे पर दस्तक दे। नंबरदार ने दरवाजे पर हाथ मारे तो शाह ने दरवाज़ा खोला। वो गुस्से में था कि उसको जगाया गया है। नंबरदार ने उसको बाजू से पकड़ा और दरवाजे से दूर ले गया। मैंने आगे बढ़कर उसको सलाम किया और उसके साथ हाथ मिलाया। मेरे कहने पर वो मुझको अंदर ले गया। मैं अकेला ही अंदर गया। शाहजी, मैंने उसको कहा, कोशिश ये करें कि मेरे हाथों आपकी इज्जत बर्बाद ना हो। मुझको ये बता दें कि 1 महीने पहले रात के वक्त एक आदमी ने आपके घर में बाल कटवाए और दाढ़ी साफ कराई थी। वो आदमी कौन था, और ये भी बताएं कि वो अब कहाँ मिल सकता है। उसने मेरे मुंह की तरफ यूं देखा जैसे मैंने उसको कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। ज़रा जल्दी बताएं शाहजी। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, उसने कहा। मेरे घर में किसी ने कभी बाल नहीं कटवाए। सोचकर जवाब दें शाहजी, मैंने कहा। मैं आधी रात को आपके पास वैसे ही नहीं आ गया हूँ। जिसने बाल काटे थे उसको भी साथ लाया हूँ और जिसने उसको बाल काटते देखा था वो भी मौजूद है। मैंने आपको कहा है कि मेरे हाथों अपनी इज्जत बर्बाद ना कराएं। मैं गार्ड साथ लाया हूँ और इस घर की तलाशी लूँगा और जनाब को थाने ले जाऊँगा हथकड़ी लगाकर। उसने फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उस आदमी का नाम बता दो, मैंने अपना लहजा बदल कर कहा, और उसके बाल जहाँ दबाए थे वहाँ से खुद निकाल दो फौरन। अब ज़्यादा मोहलत नहीं दूंगा। उसने सर को झुका लिया। कोई गुंजाइश निकल सकती है, उसने पूछा। पहले वो बको जो मैंने कहा है और पूछा है। मैंने कहा, वो कौन है? मेरी इज्जत का ख्याल रखें, उसने मिन्नत की। मैं सब कुछ बता दूंगा और खिदमत भी करूंगा। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। और कुछ बकबक करने के बाद उसने एक कस्बे का नाम लिया जो वहाँ से 8-9 मील दूर था। कहने लगा कि वो वहाँ का रहने वाला है। उसे जाली पीर तुमने बनाया था? उसने हाँ में सर हिलाया और उसका नाम बता दिया। इस तफसील को आप मेरे तक रहने दें कि मैंने इस शख्स से किस तरह इकबाल जुर्म कराया था। वो तजुर्बेकार फराडिया था। इस कुमाश के लोगों के साथ पुलिस वाले ही पूरे उतर सकते हैं। बात मुख्तसर ये है कि उसको मैंने ऐसा जाल में लिया कि उसने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसका पूरा बयान लेने से पहले मैंने उसको कहा कि मैं अंदर से उसका मकान देखूंगा। उसने मिन्नत की कि मैं उसके इकबाली बयान पर ही राज़ी हो जाऊं। इससे मुझको शक हो गया कि यहाँ कुछ और भी है। मैंने नंबरदार, चौकीदार और एक और आदमी को बुलाकर मकान की तलाशी शुरू कर दी। शाह मेरे सामने खड़ा हो गया और मिन्नत करने लगा कि मैं तलाशी ना लूं। मैंने उसको कहा कि मुझको मुल्जिम पीर के सर और दाढ़ी के बाल दे दे, और अगर उसने अपनी बाईं आंख पर कपड़ा सिर्फ बहरूप के लिए बांध रखा था तो वो कपड़ा उसके पास है या तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास है तो मुझको वो भी दे दो। मुझको मालूम था कि इस शख्स तजुर्बेकार नौसरबाज है और जाली पीर भी अनाड़ी नहीं था। ये इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि इतने लंबे लंबे बाल और पूरी दाढ़ी को कूड़े के ढेर पर फेंक देते। ना ही मुझको बता चुका था कि बाल शाह ने ले लिए थे। शाम को एक कमरे में ले गया और एक सूटकेस में से वो बेजवी कपड़ा हरे कलर का निकाल कर दिया जो जाली पीर ने अपनी आंख पर बांधा हुआ था। इतने में हेड कांस्टेबल ने मुझको बताया कि एक कमरे से 2 आदमी बरामद हुए हैं जो भागने का रास्ता देख रहे थे। मेरे पूछने पर शाह ने बताया कि वो दोनों आदमी उसके चेले हैं। मैंने शाह को कहा कि अब बाल बरामद कर दे। वो मुझे बाहर ले गया और एक जगह पाँव रखकर कहा कि बाल यहाँ दबाए थे। मैंने उसको कहा कि हाथ से मट्टी हटाओ और बाल निकालो। उसने गवाहों के सामने सर और दाढ़ी के बाल निकाल दिए। फिर मैंने सारे मकान की तलाशी ली। 2 लंबे लंबे खंजर बरामद हुए और एक ट्रंक से 5,000 की रकम बरामद हुई जो आज के 60-70 हज़ार रुपये के बराबर बनती है। मैं शाह को, उसके चेलों को और बूढ़े नाई को थाने ले गया। बरामदगी का मुशीरनामा शाह के घर ही तैयार कर लिया था। मैं जब थाने पहुंचा तो रात तकरीबन ख़त्म हो गई थी। लोहा गर्म था, इस वास्ते मैंने उसी वक्त उसको ज़रबे लगाना बेहतर समझा। पहले तो मैंने उन 2 आदमियों में से एक को अपने सामने बिठा लिया और पूछा कि वो शाह के घर में क्या कर रहा था। जनाब अली, उसने कहा, मुझको मालूम है कि आपने शाह को और हम दोनों को क्यों पकड़ा है। मैं इस जुर्म में शरीक नहीं था। मेरे साथ जो दूसरा आदमी है वो सरमत के साथ गया था और वहाँ से भागकर शाह के पास आया था।
जहां कुएं पर सरमद पकड़ा गया था। उसके साथ दूसरा आदमी सरमद के शहर का रहने वाला है। इससे मैंने जो भी बात पूछी उसने बता दी। शाह की बाबत उसने बताया कि उस्ताद आदमी है और इस इलाके के लोग उसको पीर मानते हैं। मैंने दूसरा आदमी को तफ्तीश के लिए बुलाया और उसको कहा कि वो झूठ बोलने की बेवकूफ़ी ना करे। वो सियाना आदमी था, उसने फ़ौरन मान लिया और कहा कि वो सरमद यानी कि जाली पीर के साथ था। उस शख्स ने कहा कि मैं उसको सुल्तानी गवाह बना लूँ। मैंने वादा किया कि वो पूरा बयान दे दे और जब तमाम मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे तो मैं उसको बादामाफ गवाह बना लूँगा। उसने बयान दे दिया। फिर शाह को बुलाया, उसने रिश्वत पेश की और बयान भी दे दिया। जाली पीर का और उसके दूसरे साथी का उसने नाम और पता भी बताया। मैंने उसी वक्त एएसआई को 3 कांस्टेबलों के साथ इन दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए शहर भेज दिया। शाह और उसके एक चेले को जो जाली पीर के साथ गया था बाकायदा गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और उसके दूसरे चेले को मुश्तबा फहरिस्त में रखा। शाह ने और उसके चेले ने कहा था कि इस शख्स का इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं सारी रात का जागा हुआ था, एएसआई चला गया तो मैं थाने से गैर हाजिर नहीं हो सकता था। मैं कांस्टेबलों की बार्क में जाकर सो गया। शहर के दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी में कोई दुश्वारी पेश न आई। ये शहर नहीं कस्बा था। वहाँ के थानेदार ने मेरे एएसआई का काम आसान कर दिया था। एएसआई ने इस थानेदार से पूछा था कि मुलजिम नंबर 1 यानी सरमद की हिस्ट्री क्या है। थाने में रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। उसका साथी भी सजा याफ्ता नहीं था। उसको थानेदार जानता था। वो शहर के बदमाशों में से था, लेकिन वो चोरी चकारी करने वाला बदमाश नहीं था। थानेदार ने 2 आदमियों को बुलाकर सरमद की बाबत पूछा। उन्होंने बताया कि शख्स के दिमाग में कोई नुक्स मालूम होता है। उसकी बाकी रिपोर्ट ये थी कि उसके दूर और करीब के रिश्तेदार कस्बे में भी थे और एक गांव में भी, लेकिन सरमद अपने आप को फिर भी तन्हा समझता था। वो किसी का मोहताज नहीं था। उसकी उम्र 30 साल से 1-2 साल ऊपर हो गई थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। चाल चलन के मामले में वो बदनाम था। खूबसूरत आदमी था। उस जमाने के जवान आदमियों की तरह उसका जिस्म गठा हुआ और कद 6 फीट के लगभग था। उसको एक से एक अच्छा रिश्ता मिलता था और वो किसी को भी कबूल नहीं करता था। वो इस वजह से किसी का मोहताज नहीं था कि माँ बाप की जायदाद का अकेला वारिस था। इसके माँ बाप मर गए थे। 3 मकान थे और कस्बे के करीब ज़रई ज़मीन बहुत थी। उसका एक मकान इतना बड़ा था कि हिंदुओं ने उसमें लड़कों के लिए प्राइमरी स्कूल बना दिया था और वो सरमद को बाकूल किराया देते थे। ज़मीनों की आमदनी भी अच्छी थी। इस रिपोर्ट में ये भी शामिल था कि सरमद खुश रहने और खुश रखने वाला आदमी था। अजीब अजीब हरकतें करता था। कभी मसनूई दाढ़ी लगाकर सर पर सिक्कों की तरह पगड़ी बांध लेता और 3-4 दिन इसी हुलिये में घूमता फिरता। कभी गांव के चौधरियों की तरह कुल्ले पर तुर्रे वाली पगड़ी बांधकर अचकन पहन लेता और घूमता रहता। एक बार वो साधु बन गया था। सर पर मोटे मोटे बाल और चेहरे पर राख मल्ली थी। उसने हिंदुओं के घरों से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और दोस्तों को खिला पिला दिए थे। उसकी एक खूबी ये थी कि खुदा ने उसको आवाज़ बड़ी सुरीली और सोज वाली दी थी। बहुत अच्छा गाता था। थाने में उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी। शहर का कोई आदमी उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता था। एएसआई उसकी ये रिपोर्ट देकर उसको मेरे सामने ले आया। उसको हथकड़ी लगी हुई थी। उस आदमी को हथकड़ियों में नहीं होना चाहिए था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझको उसकी ये मुस्कुराहट अच्छी लगी, लेकिन मुझको ये भी मालूम हुआ कि ये शख्स मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसकी दोनों आंखें भी बिल्कुल ठीक थीं। मालूम नहीं ये कैसा असर था कि मेरे मुंह से बगैर इरादे के निकल गया, इसकी हथकड़ियाँ खोल दो, बैठ जाओ सरमद। उसकी हथकड़ी खुल गई और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या ड्रामा खेला है सरमद? मैंने पूछा। आप बताएं, उसने हंसकर पूछा। ड्रामा रहा कैसा? मुझको उसकी बाबत ये रिपोर्ट सही मालूम होने लगी कि उसके दिमाग में कोई नुक्स है। उसको एहसास ही नहीं था कि ये ड्रामा उसको किस अंजाम तक पहुंचा रहा है। ड्रामा तो अच्छा रहा, मैंने कहा। ये बताओ कि तुमने ये जुर्म रुपया पैसा इकट्ठा करने के वास्ते खेला था या औरतों का शिकार करने के लिए निकले थे? शिकार तो बहुत खेला है, उसने कहा। रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। मैंने मर्दान शाह और उसके एक साथी को हवालात में देखा है। दोनों को मेरे सामने लाएं। मैंने जितना पैसा इकट्ठा किया था सब मर्दान शाह को दे दिया था। मुलजिम शाह का नाम मर्दान खान था और मर्दान शाह कहलाता था। सरमद, मैंने पूछा, ऐसा लगता है जैसे तुमको मालूम नहीं कि तुम जेल जा रहे हो। फांसी तो नहीं देंगे ना? उसने कहा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने डाका भी नहीं डाला, कहीं चोरी नहीं की, किसी की जेब नहीं काटी। लोग खुद आकर पैसे दे जाते थे। और जिन औरतों को तुमने खराब किया है, मैंने कहा। कोई एक औरत मेरे सामने ले आई, उसने हंसकर कहा।
وہ کہہ دے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جناب عالی، میں اس دنیا میں سیر سپاٹے کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ کو سزا دلانے میں خوش ہیں تو سزا لے لوں گا، آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ میں نے اتنی لمبی سروس میں اس قسم کا پہلا اور آخری ملزم دیکھا تھا۔ پتہ چلا ہے کہ تم میں کوئی دماغی خرابی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو؟ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تم کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں میرے بھائی۔ جتنی کامیابی سے تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسا کمال دماغی خرابی والا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ میرے منہ کی طرف اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اداسی سے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور بڑے عرصے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اب اس کی ہنسی زندہ نہیں، مردہ ہنسی تھی۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے تو مجھ کو اس واسطے پکڑا ہے کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں صرف ایک بات اور کہوں گا، لوگ بیچارے مجبور ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، ان کو دھوکہ دو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ جیسا بہروپیہ اور مردان شاہ جیسا پیر ان لوگوں کو اوٹ پٹانگ حرف یا لفظ لکھ کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تعویذ پی لو یا باندھ لو، تو ان بیچارے لوگوں کی امیدوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہ ایک اور تعویذ لے آتے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کو میرے بارے میں کیا کیا رپورٹیں ملی ہیں، لیکن میں آپ کو ان لوگوں کی حالت بتاتا ہوں۔ میں جس گھر سے بھاگ کر نکلتا تھا، اس گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ اس شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے اس کو کہا کہ میں اولاد دوں گا۔ خدا کی قسم، وہ شخص اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو رات کو میرے ساتھ بند کمرے میں چھوڑ جاتا تھا۔ ویسے ان لوگوں میں غیرت اتنی ہے کہ کسی عورت کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو اس کو قتل کر دیں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سنیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ سرمد، میں نے کہا، تم ساری رات بولتے رہو، میں دلچسپی سے سنوں گا، لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں نے کیس بھی تیار کر لیا ہے۔ میں تم کو تنگ نہیں کروں گا اور تم مجھ کو پریشان نہ کرنا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے کہا۔ اگر آپ بیان میں کوئی فالتو بات کہیں گے تو وہ بھی کہہ دوں گا۔ یہ تو ایک موٹی کتاب کی کہانی ہے جو میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سرمد نے بہت ساری ایسی باتیں کہی تھیں جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ سرمد امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب اس کی بڑی بہن جس کی عمر 13-14 سال تھی مر گئی۔ 2 سال بعد اس سے چھوٹی بہن بھی جو سرمد سے بڑی تھی مر گئی۔ سرمد کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کی عمر 13 سال یا 14 سال کی ہوئی تو ماں مر گئی۔ باپ نے سرمد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اس خاندان پر موت کی نظر ایسی پڑی کہ سرمد جب 18 سال کا تھا تب اس کا باپ بھی مر گیا۔ سرمد نے مجھ کو سنایا کہ باپ کی وفات کے 1 سال بعد تک اس کی حالت پاگلوں جیسی رہی۔ رونے کے سوا اسے کچھ سوجتا ہی نہ تھا۔ نیند اور بھوک ختم ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر خوف آتا تھا۔ عزیز رشتے دار آتے اور اسے بہلاتے، مگر اس کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اس کے دوستوں نے دن رات اس کے ساتھ رہ کر اس کو سنبھال لیا۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا، دوست اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا ایک دوست تھا جس نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور اس کو زندگی کی طرف لانے میں آخرکار کامیاب ہو گیا۔ سرمد کا رشتہ اپنے ایک ماموں کی لڑکی کے ساتھ طے تھا۔ منگنی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی جلدی کرے۔ 2 اور لڑکیوں کی مائیں اس کی غمخوار بن گئیں۔ وہ اسے کچھ نہ کچھ پکا کر بھیجتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی لڑکی کی جگہ بنا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکی کا باپ اس کا ہمدرد بن گیا۔ کبھی کبھی اس کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتا اور وہاں اس کی خوب خاطر تواضع ہوتی۔ سرمد کے رشتے کے یہ 4 امیدوار تھے۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں اور ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سرمد کے گھر آ جاتا اور دوسرے امیدوار کے خلاف باتیں شروع کر دیتا۔ اگر لڑکیوں کی ماؤں میں سے کوئی آ جاتی تو وہ باقی تینوں لڑکیوں کو آوارہ اور بدچلن ثابت کر جاتی۔ اس طرح یہ ہوا کہ چاروں لڑکیوں کے یارانوں کی فہرست سرمد کو زبانی یاد ہو گئی۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کوئی بے مزہ اور سنجیدہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل کے زخم کھل جاتے تھے۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنستا تھا تو اس کے دل اور دماغ سے غم صاف ہو جاتا تھا۔ وہ ان چاروں ماؤں اور باپوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے باری باری سب کو جواب دے دیا اور ہر ایک سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں، میری جائیداد کو لڑکی دے رہے ہو۔
दरअसल हुआ यूं था, सरमत ने कहा। मुझको एक औरत ने बताया था कि फला लड़की की माँ 3-4 औरतों में बैठी कह रही थी कि सरमत शरीफ लड़का तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे जमीन जायदाद इतनी ज्यादा दे दी है कि हमारी लड़की सुखी रहेगी। इसी औरत ने मुझको बताया कि एक और लड़की की माँ कह रही थी कि वो मुझको बेटी इस वास्ते दे रही है कि बेटी की न सास है न कोई नंद, उसकी बेटी घर में अकेली मालिक होगी। मैंने इस औरत की इस बात को इस वजह से सच मान लिया कि उसकी अपनी कोई बेटी नहीं थी और उसको मेरे साथ कोई लालच भी नहीं था। वो मुझको कभी कभी मिलती थी और मेरी माँ को बहुत याद करती थी। उसने जब इन दोनों लड़कियों की माँओं की बातें बताई तो मुझको बहुत गुस्सा आया। एक तो उनकी नज़र मेरी जायदाद पर थी और दूसरी ये कि वो खुश थी कि मेरी माँ और बहनें मर गईं। मुझको इन सब से नफरत हो गई थी। फिर मैंने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के औकात में मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों से दोस्तियां रखने लगा। सरमत में सबसे बड़ा ऐब ही यही था कि वो किसी न किसी लड़की के साथ गलत किस्म का दोस्ताना लगाए रखता। ये तो मैंने खुद देखा कि वो बहुत ज़हीन आदमी था। एक आम ज़हीन आदमी की निस्बत वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब था। उसका एक शुगल तो ये था कि गाता था और उसने दूसरा शुगल बहरूप भरने का इख्तियार कर लिया। इसको एक्टिंग का